नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात करेंगे फिल्म द कश्मीर फाइल्स की। कश्मीर फाइल्स की जो सियासत चल रही है इस फिल्म पर, उस सियासत की बात करेंगे। फिल्म को मिल रहे लोगों के अपार समर्थन के कारण यह रोज सफलता के नए कीर्तिमान बना रहा है। 15 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने अब तक करीब 150 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। फिल्म सफलता के साथ साथ विवाद और विरोध का कीर्तिमान भी स्थापित कर रही है। सियासी गलियारे में विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं। कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिल्म के निर्माता निर्देशक पर अधूरा सच दिखाने का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और इसे फैब्रिकेटेड बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह फिल्म फैब्रिकेट करके बनाया गया है, तो महबूबा मुफ्ती इसे नफरत फैलाने वाला फिल्म बता रही है। बीजेपी शासित अधिकांश राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री किया जा चुका है और गैर बीजेपी शासित प्रदेशों में फिल्म के प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की जा रही है। विदेशों में भी फिल्म को कहीं रोका जा रहा है तो कहीं इसे लोगों का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि द कश्मीर फाइल्स के निर्माताओं ने फिल्म में सच दिखाने का जो दावा किया है वह दावा कितना सच है और इस सच से किसी को मिर्ची क्यों लग रही है। फिल्म में दिखाए सच को पूरा और अधूरा होने की चर्चा तो सभी कर रहे हैं, लेकिन यह चर्चा कोई नहीं कर रहा है कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो अन्याय हुआ उसका हिसाब कौन देगा, कब देगा। फिल्म ने 30 साल पुराने जख्म को कुरेद कर हरा तो कर दिया, लेकिन उस जख्म पर मरहम कौन लगाएगा और कब लगाएगा। धारा 370 हटा तो दिया गया, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं की घर वापसी कब होगी, ये वैसे सवाल है जिसका हम जवाब देना चाहेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उन मेहमानों के पास जाएंगे और उनसे हम चर्चा करेंगे और ये जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं एक रिपोर्ट के बाद जो है मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस समय देश में अगर किसी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो हो रही है द कश्मीर फाइल्स की। द कश्मीर फाइल्स कहने के लिए तो भारतीय सिनेमा की एक फिल्म मात्र है, लेकिन इस फिल्म ने इस्लामिक जिहाद का शिकार हुए कश्मीरी हिंदुओं के उस जनसंहार को देश के सामने रखा है, जिनके दर्द की चीखें आज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दे रही है। इन्हीं चीखों के साथ देश में पनप रही है वो भावना जिसमें देश इस्लामिक जिहाद के खात्मे का संकल्प लेता हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ 90 के दशक में जो हुआ वो दोबारा नहीं होने दिया जाएगा। द कश्मीर फाइल्स अब सिर्फ एक फिल्म मात्र नहीं रह गई है, बल्कि यह वो दस्तावेज बन गया है जिसने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। फिल्म को लेकर भारतीय राजनीति दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। एक धड़ा वो है जो फिल्म पर प्यार लुटा रहा है, वहीं दूसरा धड़ा वो है जो मजहबी तुष्टीकरण के तहत फिल्म का विरोध कर रहा है। कांग्रेस शासित राजस्थान को ही ले लीजिए, जहां कोटा जिला प्रशासन ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर जिले में 1 महीने के लिए धारा 144 लगा दी है। द कश्मीर फाइल्स का विरोध सिर्फ कोटा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के कोने कोने से हो रहा है। वो जहाँ सामने कोई खड़ा तो पलायन कर जाते हैं, वो सामना नहीं करते, कोई संदेश नहीं देने की कोशिश, केवल हिंसा दिखाने की कोशिश है। मैं नहीं समझता इसका कोई औचित्य है। आरोप लगते रहते हैं। वो कह रहे कि आपके मालवीय ने आरोप लगते रहे। वो कह रहे कि आपके सीएम रहते ही शुरू हो गया था। बिल्कुल वो कहते रहे। तो आपको लगता है कमीशन अगर अपॉइंट होता है तो सच्चाई सामने आ पाएगी? बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी। कि एक कांग्रेस जमात ने 50 साल बड़े गलत काम भी किए होंगे, मैं नहीं कहती सब ठीक किया, मगर उन्होंने इस मुल्क को संभाल के रखा, हिंदू भाई को संभाल के रखा, मुसलमान को संभाल के रखा, मुल्क को तोड़ने नहीं दिया। ये लोग मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। ये असलियत है, आप सीखो जाओ, ये असलियत है। बना दो, क्या बना दो? अरे भाई नहीं, क्या बना दो? आज ये बना है, आगे भी बनेगा। তুলছি ভিডিও তুলছি।
तो 11 मार्च को फिल्म की रिलीज के बाद आज 11 दिन हो गए। आज 22 मार्च है, 11 दिन हो गए और 11 दिन में फिल्म ने जो है अच्छी कमाई की है। करीब 150 का आंकड़ा जो है वो छूने जा रही है और आगे भी फिल्म के आंकड़े, कमाई के आंकड़े जो है वो बढ़ते जाएंगे। विदेशों से भी फिल्म की अच्छी कमाई हो रही है। हालांकि विदेश में भी फिल्म का, न्यूजीलैंड में आज जो है विरोध हुआ है। वहाँ पर सेंसर बोर्ड ने इसे पहले परमिशन दिया, बाद में परमिशन को वापस लेकर के फिर से रिव्यू कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है कि फिल्म को कहाँ दिखाया जाए, कहाँ नहीं दिखाया जाए, लेकिन जहाँ दिखाया गया है, जिस तरीके से सियासी हलकों में तूफान मचा हुआ है, जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला का प्रतिक्रिया आई है, महबूबा मुफ्ती की प्रतिक्रिया आई है, भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया आई है, एक क्लियर लाइन जो है राजनीतिक पार्टियों ने ड्रॉ कर दी है और देश को इस फिल्म के माध्यम से बांटने की कोशिश की जा रही है और अलग अलग तरीके से सियासी बयान भी हमारे सामने आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। पहले मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ वित्तल चौधरी जी जुड़ गए हैं, जो कि कश्मीरी पंडित हैं। उनसे हम बात करेंगे कश्मीर को इस फिल्म को लेकर के उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि इस फिल्म को लेकर के पूरे देश में वो घूम रहे हैं और फिल्म का प्रदर्शन भी करा रहे हैं। लोगों से उनकी लगातार बातचीत हो रही है और चूंकि कश्मीर से है तो उनकी प्रतिक्रिया जाननी जरूरी है। इसके अलावा नीता वाजपेयी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा बृजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और रामाकांत मिश्रा जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीता वाजपेयी जी जुड़ गई हैं और वित्तल चौधरी जी जुड़ गए हैं। प्रोग्राम की शुरुआत और सवालों की शुरुआत जो है, सबसे पहले मैं वित्तल जी आपसे करना चाहूँगा कि फिल्म जो है ये रिलीज हो गई, 11 दिन में 150 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है और आप भी पूरे उत्तर भारत में घूम घूम कर फिल्म का प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको सबसे पहले मैं ये अनुभव जानना चाहूँगा कि फिल्म के बारे में आपके क्या अनुभव हैं और फिल्म में जो दिखाया गया है, जो सच, जिस पे कि प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है कि फिल्म जो है सच नहीं दिखाया गया है। कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि एक तरफा दिखाया गया है, एक तरफ का सच है। मैं जानना चाहूँगा आपकी पहली प्रतिक्रिया और इस बात को सुनने के बाद जिस तरीके से सियासत शुरू हो गई है इस फिल्म के कंटेंट को लेकर के, इसमें जो सच दिखाया गया उस सच के ऊपर जो सियासत शुरू हो गई है। एक कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी हिंदू होने के नाते आपको कैसा लग रहा है जब सियासी हलकों से इस तरीके की प्रतिक्रिया आती है, तो आपके मन में सबसे पहला सवाल क्या आता है? धन्यवाद मुकेश जी। मेरी आवाज आ रही है? मैं जी रास्ते आ रही में है। हूं तो जी आ रही है। जी मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपने दो में से प्रश्न किए। पहले आपने मेरे से इस जो मूवी है उसके बारे में आपने मेरे से पूछा जी। मैं बताऊं, मूवी की शुरुआत में ही एक सीन आता है, अगर आपने देखी हो जी, तो जिसमें एक बच्चे को पीटा जाता है जब वो सचिन तेंदुलकर की क्रिकेट स्कोर्स। बिल्कुल। 1988 में मैं 6 साल का लड़का था। संजय मंजरेकर ने डबल सेंचुरी मारी जी, पाकिस्तान के साथ और मेरा हाथ तोड़ दिया गया था। बताइए। ये मेरे पे बीती है। यहां से ये सच्चाई शुरू होती है। एक एक चीज मैं ये बताऊंगा आपको जी, द कश्मीर फाइल्स में जो हमारे साथ जी, इट इज नॉट 1% ही दर्शाया गया और हमारे 1% सच्चाई बाहर आने पे कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी ये सब तिलमिला क्यों गए हैं? इसके लिए इसका उत्तर आपको इसी से मिल जाएगा। बिल्कुल। कि जो जातीय विध्वंस कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ, बिल्कुल यही कांग्रेस के थे। जी, आपका नेटवर्क वित्तल जी, मुझे लगता है कि कुछ आवाज में बीच में डिस्टरबेंस है आवाज में। एक बार अपने क्योंकि मैं गाड़ी में हूं, अभी मैं रास्ते में हूं। प्लीज अपनी गाड़ी अपनी गाड़ी कहीं पे साइड लगाइए, उसके बाद आपसे बात करेंगे वापस। मैं नीता जी के पास जाना चाहूँगा। नीता जी, यही प्रतिक्रिया मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, फिल्म आपने देखी कि नहीं देखी, और अगर आपने देखी है फिल्म को तो आपकी पहली प्रतिक्रिया जिस कंटेंट को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं कि अधूरा सच दिखाया गया है, और विट्ठल जी जैसा कि कह रहे हैं कि 1% सच दिखाया गया। ये भी मान रहे हैं कि पूरा सच नहीं है ये, लेकिन जो दिखाया गया वो पूरा सच है। जो कश्मीर की पूरी सच्चाई है, जो हुआ था, उस पूरे चीज़ को 3 घंटे की फिल्म में समेट पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जो भी दिखाया गया है, विट्ठल जी का कहना है कि पूरा सच है और हम भी इस बात को मान रहे हैं। फिल्म मैंने देखी है तो मैं कह सकता हूं कि जो भी चीज़ें फिल्म में दिखाई गई है और जितना भी मैंने कश्मीर के बारे में और इस जेनोसाइड के बारे में पढ़ा था, उससे ज़्यादा दिखाया गया है और बिल्कुल सच दिखाया गया है। और जो विवेक अग्निहोत्री हमारे यहाँ आए थे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि जितने भी कंटेंट हैं, जो भी चीज़ें इसमें दी गई है, वो सभी के सभी कंटेंट जो है, जो पीड़ित है उनसे बात करने और उनसे बातचीत करने के आधार पे कहा गया है। फिल्म में अपनी तरीके से कुछ भी ऐड नहीं किया गया, यानी पूरी तरीके से सच्चाई दिखाने की कोशिश की गई है इसमें। नीता जी, मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूँगा कि इस फिल्म को देखने के बाद
और जो कंटेंट के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीता जी, आवाज मिल रही है आपको? नीता वाजपेयी जी को लगता है मेरी आवाज नहीं मिल रही। मित्तल जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? आवाज नहीं मिल पा रही है, लगता है ना नीता जी को आवाज मिल पा रही है, ना ही मित्तल जी को आवाज मिल पा रही है। हमारे साथ एनसीपी के नेता बृजमोहन श्रीवास्तव जी भी जुड़ेंगे, क्योंकि सियासी हलकों से चूंकि ये विरोध शुरू हुआ है। और तो बृजमोहन श्रीवास्तव जी की आवाज मिल रही है आपको? हेलो। हाँ बृजमोहन जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ मुकेश जी, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज ही बिल्कुल साफ आ रही है। मेरा आपसे ये सवाल है, कल जब मैं आपसे बात हो रही थी, चैट हो रहा था आपसे, तो आपने कुछ बातें कही थी। मुझे लगता है कि वो बातें आपको दर्शकों को भी बतानी चाहिए। आप भी विरोध कर रहे हैं फिल्म का, और क्यों विरोध कर रहे हैं? मुझे लगा कि आप जो विरोध कर रहे हैं उस विरोध के जो कारण आपने बताए, मुझे लगता है कि आप दर्शकों को बताएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा अपने मुंह से अगर आप बताएं। आप इस फिल्म का विरोध क्यों कर रहे हैं? मुकेश जी, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि इस फिल्म का मैंने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि रीजन ये है कि इस देश में जब बोलने की अभिव्यक्ति है तो उसमें कला का क्षेत्र भी आता है। और ये जो उसका लेखक होते हैं, उसके जो प्रोड्यूसर होते हैं, उनको तय करना होता है कि वो उस पर क्या कंटेंट्स रखना चाहते हैं। मेरे को फिल्म पे हमने कोई ना तो विरोध किया है, ना इस पे हमने कोई विवाद रखा है। लेकिन मैं इसमें जो खास बात कहना चाहता हूं कि जो मुद्दा है वो मुद्दा क्या है? मुद्दा है फिल्म की अप्रोच, और उससे जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, ये सारा मामला उससे जुड़ा हुआ है। फिल्म में जो कंटेंट्स दिखाए गए हैं, निश्चित रूप से जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, अदरवाइज नहीं तो अपना घर छोड़कर कोई क्यों इतनी दूर आता, क्यों इतनी मुश्किलों में लोग रहते। तो ये कहना तो गलत होगा कि वहां पर जो कश्मीरी पंडित हैं उनके साथ कुछ नहीं हुआ और खाली वो बात करने के लिए बात की जा रही है। मैं इससे बिल्कुल असहमत हूं। निश्चित रूप से वहां पर इस प्रकार की घटनाएं घटी है, क्योंकि वहां पे एक सीडो वार चल रहा था। ये सीडो वार हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान ने शुरू किया था, जो उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि वो वहां पर बंटवारा करें। वो बंटवारा दो कम्युनिटीज के बीच में करने की जो साजिश थी पाकिस्तान की, उसका यह हिस्सा था। क्योंकि पाकिस्तानी मुसलमानों ने वहां पर आकर जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ या कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो व्यवहार किया था, उसी के कारण वो वहां से हटे हैं और ये फिल्म में दिखाया। लेकिन जो फिल्म ने जो संदेश दिया है, ये मुद्दा उस संदेश से जुड़ा हुआ है। जो इस देश में जो चर्चा चली है, देखिए इसके पहले भी कई फिल्म बनी है ऐसी जो कई प्रकार के पार्टीशन से जुड़ी हुई है, कई प्रकार के नरसंहार से जुड़ी हुई है। मैं आपको बता दूं कि 1983 में असम के अंदर बंगाली करीब 2000 बंगाली मुसलमानों को 6 घंटे में मारा गया था। और उसके ऊपर जो फिल्म बनी है व्हाट द फील्ड रिमेंबर्स, इसके अलावा बनी है रेनबो फील्ड्स। उन फिल्मों ने ये सारी की सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। इन्होंने हकीकत दिखाई, इन्होंने सच दिखाया, कभी कोई विवाद नहीं हुआ। और उनका जो संदेश था वो ये संदेश नहीं था कि आप एक जाति को या एक कम्युनिटी को या एक रिलीजियस मेजॉरिटी को आप दुश्मन मानने लगे। ये फिल्म इस बात का संदेश दे रही है, इस पे सारी बातें आ रही हैं। क्योंकि अगर ये संदेश, जब आप जानते हैं कि कला के माध्यम से हम नफरत नहीं परोस सकते। यहां पर विवेक भाई जो हैं, विवेक अग्निहोत्री जी, जो ये कहते हैं कि भारत के अंदर 40% माओवादी हैं, ये इसलिए उन्होंने एक शब्द दिया था अर्बन नक्सल। मतलब वो उनका कहना यह कि भारत की जनसंख्या में 70 करोड़ लोग अर्बन नक्सल हैं। अब जिस इंसान के मन में पूरी तौर से हिंसा भरी हो, आप उससे क्या अपेक्षा रखेंगे? वो क्या परसेगा? तो उन्होंने जो कला के माध्यम से परसा है, वो उन्होंने हिंसा नफरत को परसा है। इसमें विवाद चल रहा है। बृजमोहन जी, आपने जो कहा कि अर्बन नक्सल शब्द जो है कॉइन किया, ये शब्द तो काफी पहले से चल रहा है, मीडिया में, अखबारों में भी आ चुका है। फिल्म तो बाद में आई है, इससे ना बिल्कुल नहीं। ये नहीं, हम लोग यूज करते आ रहे हैं। आप कैसे करें? अर्बन नक्सल शब्द जो है इंटरव्यू में स्वीकार किया है। नहीं, तो उन्होंने दिया ये शब्द, वो उनका शब्द नहीं है, मैं नहीं मानूंगा, मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। इंटरव्यू में स्वीकार किया है। क्या स्वीकार किया है? नहीं, न्यूज लॉन्ड्री में, आप ना माने। नहीं, क्या स्वीकार किया उन्होंने? न्यूज लॉन्ड्री में अपने इंटरव्यू के अंदर क्या स्वीकार किया? न्यूज लॉन्ड्री में अपने इंटरव्यू में उन्होंने इसको कहा है कि ये मेरा दिया हुआ शब्द है अर्बन नक्सल। वो कह रहा तो मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि उनके देने से पहले अर्बन नक्सल शब्द जो है,
अर्बन नक्सल शब्द जो है उससे पहले से मैं तो उनकी कोरेगांव बात मामला कोरेगांव मामला एक के बाद ही आदमी तो अर्बन स्वीकार नक्सल। कर- अरे आपके महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, आपने अखबारों में ये- पढ़ा होगा ये इन्होंने- कोरेगांव। इनका जो इंटरव्यू ठीक है, उन्होंने जो कहा मैं ये सहमत इनका नहीं इंटरव्यू हूँ। 2000 कोरेगांव इंसिडेंट्स के बाद से अर्बन नक्सल शब्द जो जी, है जी। पूरी तरीके से आया है, और ये अर्बन नक्सल शब्द उनका दिया हुआ नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगा। लेकिन विवाद ये नहीं है अर्बन नक्सल शब्द उन्होंने दिया नहीं दिया, ये विवाद नहीं। आपने कहा कि मैसेज गलत दिया गया है। ये मैसेज जो है आपके इस फिल्म से मैसेज क्या समझे आप, जो आप कह रहे हैं कि गलत है, वो क्या मैसेज आपको लगा गलत है? इसका मैसेज बहुत स्पष्ट है कि इनको जो चाहिए था, इनको जो बताना चाहिए था कि पाकिस्तानी मुसलमानों ने आकर वहां पर इस प्रकार का आतंक फैलाया, इस प्रकार से हत्याएं की और लोगों को वहां से भागना पड़ा। मैं आपको बता दूं कि 1989 से लेके 2004 के बीच में लगभग 1724 हत्याएं हुई हैं। 1700 ये मैं जो आपको बता रहा हूं, ये साक्षी रिकॉर्ड जो पार्लियामेंट में भारत सरकार ने जवाब दिया है, मैं उसकी बात कह रहा हूं। 1724 लोगों की हत्या हुई, जिसमें 219 कश्मीरी थे, बाकी के दूसरी जाति के लोग थे, जिसमें ज्यादा संख्या वहां के जो बहुमत, वहां पे जो बहुसंख्यक यही तो थे, बात है, जो कि मुसलमान यही- हैं, ठीक है, चलिए उनकी थी। विठल जी हमारे मैं साथ आपसे कहना चाहता हूं जी 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 कि बताएं। इसके अलावा इस मुल्क में ये तो उन्होंने वहां पर, चूंकि वो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी, उसको ये चाहिए था कि वहां की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी जो हिंदुओं की थी उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए था। लेकिन चूंकि वहां पर पाकिस्तानी मुसलमानों ने आतंकवादियों के रूप में जो पूरी एक साजिश की थी, वो लोग भी उसका शिकार हो गए, वो भी उसका हिस्सा बन गए, और वहां पर उस हर आदमी को मार दिया गया जो उस समय वहां पर भारत की एकता, भारत की अखंडता या भारत ये मानता था कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने इसमें यह नहीं देखा कि जो आवाज उठाने वाले लोग हैं वो किस जाति या समाज के, जो भी इस आवाज को उठाता था वो उसको मारते थे। इस फिल्म का ये एक संदेश यह भी है कि राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए उन चीज़ों को 30 सालों तक दबा के रखा, जनता के बीच में नहीं आने दिया, जिससे उनको लगता था कि मेरा वोट बैंक खराब हो जाएगा। ये संदेश है। 30 इस फिल्म में संदेश तो यही है ना। 30 साल तक इसकी चर्चा क्यों नहीं हुई? 30 साल तक जो है कोई इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं किया? आज जब फिल्म बनी है, फिल्म में इसमें क्या जो कश्मीरी पंडित है, मुकेश जी बोलिए। मुकेश जी, मैं इसमें एक बात कहूं कि इस घटना को 32 साल हो गए। 32 साल में 14 साल भारतीय जनता पार्टी के राज के, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी के और 8 साल आदरणीय मोदी जी के। इस 14 साल में इन्होंने क्या किया? चलिए, इसके पहले की जो मैं किसी सरकार को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं ब्रिजमोहन जी, मैं किसी सरकार को, मैं तो सब जो कश्मीरी हिंदू हैं, उपलब्धि क्या है ब्रिजमोहन जी, जो कश्मीरी हिंदू हैं उनकी यही तो समस्या है कि भाई किसी ने उनका साथ नहीं दिया। और मैं तो आज भी कह रहा हूं कि आज 370 इस फिल्म में मैं कह रहा हूं कि इस फिल्म में अनुपम खेर कहते हैं कि 370 हटाओ, 370 हटा लिया गया, लेकिन कितनी स्थिति बदली कश्मीरी हिंदुओं की, मैं तो चर्चा इस पे करना चाहता हूं। मैं आपने जो सवाल उठाए, हमारे साथ विठल चौधरी जी है, कश्मीरी पंडित है। बिल्कुल, मैं विठल जी, मैं आपका जवाब जानना चाहूंगा। जी मुकेश जी, अभी मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। धन्यवाद। देखिए मैं अभी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उनसे पहले के प्रवक्ताओं को मैं नहीं सुन पाया। लेकिन एक आपको निरंतरता से डिनायल ऑफ जेनोसाइड के बारे में भी बात करनी की आवश्यकता है। हमें यह बोला जाता है कि पाकिस्तान से कुछ आए हुए लोगों ने वहां के लोगों को भड़का दिया। देखिए, पाकिस्तान से आए हुए लोग, इस्लामिक आतंकवाद तो इस देश में, मुंबई में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, जहां इनकी सरकार है, हर एक जगह वहां हुआ। वहां के लोगों ने क्यों हथियार नहीं उठाए, ये बात समझने की आवश्यकता है। आपको इस बात को समझिए कि वहां के आतंकवाद को बढ़ावा वहां के लोगों ने दिया। हमारा घर, मेरा घर मेरे पड़ोसी ने लूटा, वो कोई पाकिस्तान से आया हुआ नहीं था। मेरा घर लसाकोल नाम के लसकाक नाम के एक आदमी जो मेरे बगल में रहता था, हम बस स्टैंड पहुंचे, पूरा घर उन्होंने लूट लिया। हमारे घर के पड़ोस में एक अंकल था, मैं नाम नहीं याद है उनका, फौजी अंकल हम बोलते थे, उनके माथे पे गोली मार दी। वो किसने मारी? उसी लसाकोल के बेटे ने। आप ये निरंतरता से जो वहां पे जातीय विध्वंस हुआ, और वहां पे आप अपना पल्ला नहीं छोड़ सकते हो। यू कैन नॉट डिनाई कि वहां के लोगों ने भी उसके लिए। और ये कश्मीर फाइल्स के बारे में देखिए, सत्य जब बाहर आता है ना, सत्य से कौन परेशान हो सकता है? जो असत्य के साथ हो, जिन्होंने जेनोसाइड एनेबलर्स थे, जो कांग्रेस की सरकार थी, जिन्होंने वहां पे जेनोसाइड, जातीय विध्वंस का सहारा दिया, बढ़ावा दिया, और यहाँ पे तुष्टीकरण की राजनीति। सरकार कहां से आ गई? नसीम मलिक को दामाद बना के कौन सा प्राइम मिनिस्टर कहां से आ गई?
कांग्रेस की सरकार कहां से आ गई? क्या गलत सलत बात बता रहे हैं? अरे उस समय बीपी सिंह जी की सरकार थी, राष्ट्रपति शासन लगा था, जगमोहन वहां पे गवर्नर थे, अनंतनाग में 300 कश्मीरी हिंदुओं के अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी साहब सहयोग दे रहे थे अपने 85 सांसदों के साथ। कांग्रेस की सरकार कहां से आ गई? कांग्रेस की सरकार कहां से आ गई? क्या गलत बात बोल रहे हैं? मुकेश जी, आप बोल रहे हैं? सच बोलिए ना। बारी बारी से मैं आऊंगा। 1986 में अनंतनाग में 300 घर तोड़ दिए गए, जला दिए कश्मीरी हिंदुओं के। सरकार किसकी थी? सेंटर में राजीव गांधी। तो क्यों नहीं जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला सपोर्ट किया था प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चेयरपर्सन। और किसने घर जलाए? मुफ्ती मोहम्मद सईद का प्रोटेक्शन था 1967। कश्मीरी ब्राह्मणों ने किसने वहां पे तोड़े? मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूं, आप कश्मीर को मेरे से ज्यादा जानते हैं क्या? फिर से बात करें, नीता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। नीता जी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। मैं जी। इसमें सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगी, जी। जिस तरह से हम लड़ रहे हैं अभी, ये नहीं होना चाहिए। ये मानना चाहिए कि जब जागो तब सवेरा। अगर किसी ने हमारे सामने रियलिटी पूरी, जो कि हमें भी पता है, आपको भी पता है, सारी पार्टियों को पता है कि ये एकदम सच्चाई है, एक एक शब्द सच्चाई से भींगा हुआ है, अगर ये है तो इसका हमें समाधान निकालना चाहिए, इसका खुला विरोध करना चाहिए। और हमें सभी को कोशिश करनी चाहिए कि हमारे ये भाई जो है, हिंदू भाई बहन है, जिनके साथ अत्याचार हुआ है, उनको वापस उनके जगह पे ले जाना चाहिए, कश्मीर में उनको बसाना चाहिए, उनको एक खुशहाल जिंदगी देनी चाहिए। और उन्होंने जो कुछ भी खोया है उनको सम्मान सहित वापस देना हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य है, और ये हमें जरूर करना चाहिए। इसके लिए सभी पार्टियों को, सभी लोगों को एक साथ आना चाहिए। मुझे बहुत दुख होता है ये सब देख के, सुन के, कि आज वो जो लोग विरोध के लिए हर बात पे कि मैं हिंदू हूँ, शर्मिंदा हूँ कि ये हुआ, आज कोई खड़ा क्यों नहीं होता है कि मैं इस कौम से, इस धर्म से रिलेटेड हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, ये नहीं होना चाहिए इनके साथ, और मैं इसके सपोर्ट में इनको सही न्याय मिले, इसके साथ मैं खड़ा हूँ। कोई क्यों नहीं आता है? मैं सिर्फ एक क्वेश्चन सबसे पूछना चाहती हूँ, क्यों नहीं आते हो सपोर्ट में कि इन्हें न्याय मिलना चाहिए अब, भले ही देर हो गई है कोई बात नहीं, लेकिन अब ये होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, बिल्कुल इन्हें मिलना चाहिए। और खास तौर पे जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनको सजा कब मिलेगी, ये बात भी पूछा जा रहा है। और हमारे साथ रमाकांत मिश्र जी हैं, बीजेपी के तरफ से हैं। रमाकांत जी, ये सवाल पूछा जा रहा है, जो मांग की गई थी इस फिल्म में, जो अनुपम खेर हैं, वो बार बार अपनी गले में एक तख्ती लगा के घूमते हैं कि 370 धारा 370 हटाओ, इसे हटना चाहिए। फिल्म के रिलीज होने तक जो है ये धारा 370 जो है हटाया जा चुका था, लेकिन फिर भी कश्मीरियों की स्थिति, कश्मीरी हिंदुओं की स्थिति जो है कोई बदली नहीं है। घर वापसी की जो बात, जो लड़ाई कश्मीरी हिंदू लड़ रहे थे दिल्ली में या देश के विभिन्न भागों से, वो लड़ाई उनकी आज भी जारी है। तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर द कश्मीर फाइल्स में सच तो दिखा दिया गया, लोगों को पता चल गया कि वहां पर क्या हुआ था कश्मीरी हिंदुओं के साथ, लेकिन जो समस्या है वो समस्या जस की तस पड़ी हुई है। रमाकांत जी, हाँ, एक चीज मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा, यहाँ पे द कश्मीर फाइल्स के माध्यम से अगर कोई सच्चाई बाहर आ रही है तो इसको आने देना चाहिए। देखिए, जनता के सामने में हर एक पहलू को आना चाहिए, हर एक विषय को आना चाहिए। देखिए, बार बार हम लोग जब डिबेट में बैठते हैं ना, चाहे विभिन्न चैनलों पर जब बैठते हैं, तो कहती है जो कि केंद्र में बीपी सिंह की सरकार थी, जो भाजपा की मदद से चल रही थी। मैं कह रहा हूँ, ये घटना जितनी भी घटी है यहाँ पर, वो एक दिन की घटना है नहीं, ये कोई एक सप्ताह की घटना नहीं है, कोई 15 दिन की घटना नहीं है। इसकी पृष्ठभूमि 10 साल 15 साल पहले से लिखी गई है, और इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता। कोई इतना बड़ा घटना 1990 में जिस तरह से घटा, वो बिल्कुल एक दिन की बात नहीं है, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि पहले से लिखी गई थी। अगर आप घटनाक्रम को अगर देखेंगे, उस समय में राजीव गांधी जी की सरकार थी, बहुत सारे ऐसे परिपेक्ष आपको उदाहरण मिल जाएंगे। देखिए रमाकांत जी, हम इस पे डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं कि वहां किसकी सरकार थी, जिम्मेदार कौन है, क्या हुआ, वो मैं उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। एक सच था जो 30-32 सालों से दबाया गया था, वो आज इस फिल्म के माध्यम से बाहर आई है, लोगों को सच्चाई पता चल गई है। हालांकि जो नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं उनको तो पता भी था, लेकिन साउथ में लोगों को पता भी नहीं था कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ इतनी ज्यादती हुई है, और वहाँ कश्मीर छोड़ने के पीछे जो है जेनोसाइड को दबाया गया, और इसको बिल्कुल
एक साजिश के तहत दबाया गया और इसके लिए जो कांग्रेस पार्टी है अपने आप को मना नहीं कर सकती, अलग नहीं कर सकती कि उसमें इसकी भूमिका नहीं थी। जितनी भी सरकारें कश्मीर में थी उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस भी साझेदार रही है और उसके लिए कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार है। लेकिन अब सवाल ये है कि सच्चाई तो आप जान गए, सच्चाई आपके सामने आ गई। अगर ये फिल्म नहीं भी आती तो भी लोगों को पता था, सरकार को पता था कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ है और 370 को सरकार ने हटा लिया, क्योंकि ये केवल 90 के दशक की बात नहीं है, आज भी वहाँ पर हिंदुओं के साथ जो है उतना अच्छा नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था। तो अब जो कश्मीरी हिंदू यहाँ पे हैं, जो शरणार्थी बनकर के पूरे देश में हैं, उनकी वापसी कब होगी, सवाल ये है। विट्ठल जी, मेरे ख्याल से पिछली बार जब आपसे बात हुई थी आप भी ये सवाल कर रहे थे कि कश्मीरी हिंदुओं को वापसी कब होगी इनकी। सब चीज तो बात तो सब कर रहे हैं, धाराएं हटा ली गई, लेकिन आखिर समाधान क्या निकला उसका। फिल्म में अग्निहोत्री जी ने पैसे कमा लिए, उन्होंने, उनको इस समाधान से कोई लेना देना आया नहीं। वो व्यवसायी हैं, वो निर्माता है, भले सेंटिमेंट उनका जुड़ा हुआ है अनुपम खेर जी का जो इसमें काम किए, लेकिन फिल्म निर्माता जो है कहीं ना कहीं उनका मकसद जो है बिजनेस करना भी होता है। फिल्म अच्छी कमाई कर रही है, विवेक अग्निहोत्री जी खुश है, बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। लेकिन जिस मुद्दे को उठाया गया है फिल्म में, वो मुद्दा अपने अंजाम तक कब पहुंचेगा? जी मुकेश जी, आवश्यकता ये समझने की भी है कि धारा 300, मैं आऊंगा आप आऊंगा, पहले एक बार विट्ठल जी को सुन ले। जी, धारा 370 को निरस्त करने के बाद हमारी एक और डिमांड है कि हमारा जो जातीय विध्वंस जो जेनोसाइड हुआ उसको रिकॉग्नाइज जेनोसाइड की तरह ही आप कीजिए। आप उसको हत्या नहीं बता सकते। जेनोसाइड क्राइम हुआ है इस देश में, जेनोसाइड के लिए कोई कानून नहीं है। सबसे पहली आवश्यकता है कि इस कश्मीरी पंडितों की रिहैबिलिटेशन से पहले, हिंदुओं की रिहैबिलिटेशन से पहले आप ऐसे कानून लाइए कि जिन्होंने हमारे पे जेनोसाइड किया है आप उनको जेनोसाइडल क्राइम्स के अंदर उनको अरेस्ट कीजिए, उसके ऊपर कार्रवाई न्यूरमबर्ग ट्रायल्स की तरह। रही कार्रवाई कि हमारा रिहैबिलिटेशन कैसा हो, 1991 से लेकर आज तक निरंतरता से हमारी डिमांड रही है कि हम किसी भी तरह की रिकंसिलिएशन को, किसी भी तरह के साथ रहने को कश्मीरी मुसलमानों के साथ हम रिजेक्ट करते हैं, हमें नहीं रहना उनके साथ। पिछले 700 साल से निरंतरता के साथ इतिहास रहा है कश्मीर का, जहां पे हमारा ये 7वां जेनोसाइड है। 7 बार हम पलायन करवा चुके हैं, हमें करवा चुके हैं। हमें मुसलमान, हम रिजेक्ट करते हैं। हमें कश्मीर में संपूर्ण भारतीयता की वापसी कानून कश्मीर में ही हो सकती है। हमें अपना हिस्सा कश्मीर में चाहिए और मैं पूरी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की तरफ से आपकी बात, ये कोई विट्ठल चौधरी नहीं बोल रहा है। बिल्कुल 32 साल से हमारा निरंतर संघर्ष है। We reject any kind of reconciliation with Kashmir. We are not going to live with them. बिल्कुल बिल्कुल, आपकी मांग जो है हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से सरकार तक भी जाएगी, सरकार तक भी जाएगी, वो भी सरकार के प्रतिनिधि भी सुन रहे हैं। जब तक मुकेश जी, जब तक जेनोसाइडल लॉज आप इस देश में नहीं लाएंगे, जिन्होंने हमारी निर्मम हत्याएं की हैं, हमारी माताओं बहनों की इज्जत लूटी है, जब तक आप उनको कटघरे में खड़ा करके उनको उनके बाद, जैसे ज्यूज के साथ न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हुए थे, 47 साल के बाद ज्यूज को इतिहास मिला, बिल्कुल जस्टिस मिला हमको, तो 32 साल के बाद एक पिक्चर आ जाती है। आप तिलमला क्यों जाते हैं एक पिक्चर आने के बाद? किसकी सच्चाई बाहर आ रही है? सच्चाई को तो प्रत्यक्ष रूप में सामने रखिए ना आप। किसी के एक पिक्चर आ गई, आपने धारा 144 लगा दी जयपुर में, कोटा में, किस लिए लगाई आपने? क्या दंगे हो जाएंगे इस देश में, बताइए बृजमोहन जी। मैं बिल्कुल सहमत हूं मैं चौधरी जी की बात से, मैं चौधरी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। बल्कि तो मैं कहता है जुडिशियल कमीशन बनाकर इस पूरे 32 साल के अंदर जो भी हुआ है उसकी पूरी जांच देश के सामने आनी चाहिए, जिससे कोई भी इसका राजनीतिक उपयोग ना कर पाए। क्योंकि अभी तो ये हो गया है कि आप तो कर रहे हैं ना, आप तो कर रहे हैं। एक आदमी ये है बृजमोहन जी, ये बड़ा आसान होता है, आप जो भी कह रहे हैं आप उसको स्वीकार कर लेते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ आप सरकार बना करके कर रहे हैं, कांग्रेस इस फिल्म का विरोध कर रही है, आप उसका समर्थन कर रहे हैं। आप एक बार कांग्रेस का भी तो विरोध कीजिए। आप कहिए कि कांग्रेस गलत कर रही है, कांग्रेस को विरोध नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने, जहां तक मुझे मालूम है, यूं मैं कांग्रेस की तरफ से बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूं, पर कल मैं एक डिबेट में सापरा साहब के साथ था आज तक में, उन्होंने बहुत खुल के इस बात को कहा है कि ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। वो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने इस बात को कहा। उन्होंने ये बात जरूर कही है कि इसके पहले जो वहां के जो पाकिस्तानी मुसलमान थे और वहां के लोकल जो मेजॉरिटी मुस्लिम थी, उसने इन लोगों का साथ नहीं दिया, तो पहले ये उनका चारा बने और अब ये दूसरे राजनीतिक दल के चारा बन रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ कहते हैं, भूपेश बघेल जो हैं खुले तौर पे आलोचना कर रहे हैं। मैं भूपेश बघेल जी की बात नहीं कर रहा, और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात कर रहा हूं। कल वो आज तक में वही तो कह रहे हैं कि एक तरफ प्रवक्ता कुछ कह रहा है, मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, अशोक गहलोत धारा 144 लगा रहा है, कोटा में फिल्म नहीं चलने दे रहे हैं वो। लेकिन मेरी पार्टी और
मेरे पार्टी के नेता आदरणीय शरद पवार जी जो कह रहे हैं, मैं वही बात कह रहा हूं, उससे अलग हटके हमने कोई बात नहीं की हो। मैं फिर एक बात कहता हूं कि बिल्कुल इसके लिए कानून बनना चाहिए, जिससे जो जेनोसाइड हुआ है उस पर एक्ट बनना चाहिए, जिससे जिन्होंने ये हरकत की है, क्योंकि ये देश में इसके पहले भी हुआ है। मैंने जैसा बताया 1983 में असम में हुआ, उसके बाद आप देखिए कि 1984 में दिल्ली में हुआ, 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ मालूम है, 1983 से लेकर 1993 तक पंजाब में हिंदुओं को मारा गया, 2002 में गुजरात के अंदर हुआ जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों को मारा गया, आज भी वो लोग विस्थापित हैं। तो मेरा कहना यह कि इसके लिए कानून होना चाहिए। आप मुद्दा आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपकी जो आपत्ति बृजमोहन जी, आपकी जो आपत्ति थी, जो आप कह रहे हैं कि ये फीचर फिल्म नहीं होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्री होना चाहिए, तो फिर अगर मुद्दा डॉक्यूमेंट्री के थ्रू आए या फीचर फिल्म के जरिए आए, आपको इससे क्या दिक्कत है? जी मुकेश जी, मैं क्लियर कर दूं इसको। देखिए, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनती है उसमें सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड होती हैं और उसमें फैक्ट्स होते हैं, उन फैक्ट्स को कोई डिनाई नहीं कर सकता। जब आप फीचर फिल्म बनाते हैं तो उसमें आप मसाला लगाते हैं, क्योंकि वो चीज आपको बेचना है, जैसा कि अभी इसमें हो रहा है। मैं अनुपम खेर साहब को सुन रहा हूं, वो अपने पिताजी के प्रति बहुत श्रद्धा और अपना समर्पण बता रहे हैं। उनके मकान मालिक ने खत लिखा है और उन्होंने इनको निकम्मा बोला है, ये निकम्मे हैं। अपने माता पिता को इन्होंने किराए के मकान में रखा, खुद इन्होंने बंबई में मकान बना लिया, अमेरिका में मकान बना लिया, ये खुद कभी कश्मीर में नहीं रहे। तो इस प्रकार की ये जो सर ये पर्सनल एक चीज से जुड़ा हुआ है। देखिए, आप अगर आपको लगता है कि फिल्म की सच्चाई पर्सनल नहीं, ये पब्लिक फिगर है, इसमें पर्सनल क्या है? इसमें पर्सनल क्या है? एक आदमी इसको एक आदमी अपने आप नहीं, अगर आपको कंटेंट पे आपत्ति है, नहीं बृजमोहन जी, अगर आपको लगता है कंटेंट जो है वो सही नहीं है, अगर डॉक्यूमेंट्री बनती नहीं है ना, आप कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्री में सारी चीजें जो है डॉक्यूमेंटेड होती है, नहीं तो फिर डॉक्यूमेंट्री और फिल्म में जो अंतर है वो अंतर बता रहा है कि अगर विवेक अग्निहोत्री जी के पास इतनी एथेटिक जानकारी है तो उनको डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी चाहिए थी फीचर फिल्म के मुकाबले। देखिए, आपने तो कहा असम पे फिल्म बनी, आपने कहा कि असम की घटना पे डॉक्यूमेंट्री बनी, किसको पता है? मुझे भी नहीं पता है, इसलिए नहीं पता क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री थी, इसीलिए क्योंकि पब्लिक तक आपको अगर चीजें पहुंचानी है, पब्लिक तक आपको चीजें पहुंचानी है, किसको पता है? मुझे लग रहा है मेरे पैनल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, नीता जी, क्या आपको पता है असम में जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी क्या नाम था? नहीं पता है। रविंदर जी, क्या आपको पता है? रमाकांत जी, क्या आपको पता है? नहीं पता है। विठल जी, आपको पता है? विठल जी, आपको पता है? किसी को नहीं पता है। अब आपको इसलिए पता है, आपको इसलिए पता है कि डॉक्यूमेंट्री 1993 में बनी, उसको भी सेंसर बोर्ड ने पास नहीं करवाने दिया कांग्रेस ने। मैं क्या कहता हूं, और दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि विवेक अग्निहोत्री जी अगर कश्मीरियों की समस्या से इतने गहरे जुड़े हुए हैं, उनमें मन में इतनी संवेदना है, तो वो घोषणा करें ऑफिशियली। आप लोग पुनर्वास में खर्च होगी। बृजमोहन जी, आप लोग जो है ना मुद्दे को कहीं देखिए, विवेक अग्निहोत्री का ये पर्सनल मामला है कि वो इसकी कमाई को कश्मीरी पंडितों को दान करते हैं, कश्मीरी हिंदुओं को दान करते हैं या किसी को दान नहीं करते हैं। ये तो इनका पर्सनल मामला मसला तो ये है ही नहीं ना। देखिए मसला ये नहीं है, फिल्म है ये, उनका अधिकार है इसके ऊपर, कॉपीराइट है उनका। हाँ तो ठीक है ना, ये उनका ये उन्हीं का अधिकार है कि वो अपनी कमाई वो कहां पर दान करें या ना करें, ये उनका अधिकार है। कश्मीरी ये कश्मीरी पंडितों का कॉपीराइट है, क्योंकि उनका उपयोग किया गया है, उनकी भावना का उपयोग किया है। तो कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को तो कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, ये मिर्ची आप लोगों को लग रही है, ये मिर्ची आप लोगों को लग रही है क्योंकि आपके जी नीता जी मैं कश्मीरी ब्राह्मणों के पुनर्वास की बात कर रहा हूँ, तो ये मिर्ची लग रही है? आप मुझे बताइए, कश्मीरी ब्राह्मणों का आप भी चाहते पुनर्वास हो, आप भी चाहते उनको अच्छी सुविधाएं मिले, आप भी चाहते कि उनके बच्चे पंडित के बड़े बने, आप भी चाहते हो? नहीं, आप सरकार की जो जिम्मेदारी सरकार की है, जो जिम्मेदारी सरकार की है वो फिल्म मेकर पे डाल करके आप जो है अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं ना। देश के नागरिकों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, नागरिकों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, देश के नागरिकों की। एक आदमी उनसे पैसे कमा रहा है, कॉपीराइट कश्मीरी ब्राह्मणों का जिम्मेदारी नहीं है क्या? उनके खून से सींची हुई जिम्मेदारी नहीं है क्या? स्टोरी के ऊपर फिल्म बनाई है उन्होंने, माध्यम से अगर कोई चीज सच्चाई सामने आ रही है तो क्या आपकी बृजमोहन जी, आप भी बहुत सक्षम हैं, आप भी सक्षम हैं। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक मिनट पर रमाकांत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक मिनट। वोट की राजनीति, ठीक है, एक मिनट पर रमाकांत जी में समय की कमी है। रमाकांत जी, मैं कह रहा हूँ, आप कश्मीरी पंडितों के अधिकार और उनके जिम्मेदारियों को समझा रहे हैं, लेकिन आपकी क्या जिम्मेदारी है उस चीज को समझने की आप कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर किसी फिल्म के माध्यम से अगर सच्चाई सामने आ रही है तो आने दीजिए ना आप ये कह रहे हैं मिर्च मसाला लेकर के आप ये चीज बताइए इस फिल्म के माध्यम से आप कितना % ये समझते हैं जो कि ये सच्चाई है और ये सच्चाई है तो इसे बाहर आना चाहिए। ब्रिजमोहन जी हमारे पास समय की कमी है, लेकिन एक सवाल आपके लिए है। ब्रिजमोहन जी समय की कमी, एक सवाल आपसे है। आप इतना समर्थन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं मुद्दा सही उठाया गया है, महाराष्ट्र में टैक्स फ्री नहीं किया गया फिल्म को, क्या आप कहेंगे अपनी सरकार से, शरद पवार जी को कहेंगे कि भाई टैक्स फ्री करवाइए? देखिए, टैक्स फ्री करने का फैसला जिन भी सरकारों ने लिया है, ये सारी की सारी सरकारें एक तरफ तो उधार पे पैसा ले रही हैं और अपने आप वो छोड़िए ना, इधर ये डिस्कशन बाद में कर लेंगे ना, फ्री कर रहे हैं, ये डिस्कशन बाद में कर लेंगे। आप ये कर तो सकते हैं ना, आप इतना तो कर दीजिए, आप इतना तो कर दीजिए कि भाई आप अपने आप शरद यादव के बहुत करीबी है, शरद पवार के बहुत करीबी हैं आप, तो आप शरद पवार जी को एक बार कहिए आप इतने करीबी हैं कि भाई अब उनकी चलती है सरकार में, उद्धव ठाकरे उनकी बात को टाल नहीं सकते। मैं अपने आदरणीय अध्यक्ष शरद पवार जी के सामने इस मुद्दे को रखूंगा, लेकिन फैसला सरकार को लेना है, हमारी पार्टी की तरफ से। सरकार कौन चला रहा है, सरकार कौन चला रहा है वो सबको पता है, जो सरकार कौन चला रहा है महाराष्ट्र में, शरद पवार नहीं कह देंगे सरकार तो आदरणीय उद्धव ठाकरे जी चला रहे हैं। ठीक है, चलिए बोलने के लिए ठीक है, लेकिन देखिए ठीक है, चलिए आपने इतना कहा यही काफी है। आप एक बार शरद पवार जी से कहलवा दीजिए, स्टेटमेंट करवा दीजिए, एक ट्वीट करवा दीजिए। उद्धव जी, मुझे लगता है कि अगर शरद पवार ट्वीट कर देंगे ना कि मुंबई में इसे टैक्स फ्री किया जाए दी कश्मीर फाइल्स को, तो उद्धव ठाकरे टालेंगे नहीं, ट्वीट पे भी कर देंगे। चलिए कोशिश करूंगा मैं अपनी तरफ से मैं अपनी बात रखूंगा निश्चित रूप से। बिल्कुल, चलिए हमारे पास समय। एक बात मुकेश जी मैं जरूर पूछना चाहता हूं जी कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी साहब उस समय इस सरकार को समर्थन दे रहे थे जिसने इन ब्राह्मणों को वहां से पलायन करने से नहीं रोक पाई। आज अडवाणी जी जीवित हैं, अडवाणी जी इस पे क्यों नहीं आ रहे सामने, बताए ना सच्चाई क्या थी। मैंने उनकी पूरी किताब पढ़ी 10,242 पेज की, उसमें उन्होंने कहीं भी कुछ कोई नहीं है। उनको बताना चाहिए देश के रमाकांत छुप गए, वो क्यों बैठे हुए घर के अंदर, इसकी उनको बाहर आना चाहिए। लिखी जा रही थी, आप उस चीज को वहां पर कुछ कह नहीं रहे। आप बीपी सिंह उसको भाजपा ने मुद्दा पृष्ठभूमि का नहीं है, मुद्दा उस समय की सरकार का है कि उस समय सरकार क्या कर रही थी, क्या सरकार सो रही थी, क्यों नहीं अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी ने समर्थन वापस लिया, क्यों अपने 85 सांसदों के साथ बैठे रहे। 1040 पेज की किताब लिखते हैं, माई कंट्री माई लाइफ, और उसमें एक शब्द इस पहुंचते पे नहीं है, एक शब्द उन्होंने अफसोस से जाहिर नहीं किया, और अभी भी छुप के बैठे हुए। देश के सामने आए, देश को जवाब दे, देश को बताएं कि क्या हुआ था उस समय, क्यों उन्होंने समर्थन वापस नहीं लिया था। ये देश सवाल पूछ रहा है उनसे, जवाब देना चाहिए। रमाकांत जी, ब्रिजमोहन जी, नीता जी और विठल जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, अपनी अपनी बातें हमारे साथ रखी। दर्शक सुन रहे हैं, सबको फैसला दर्शकों को करना है कि कौन सच बोल रहा था, कौन झूठ बोल रहा था। लेकिन कश्मीर फाइल पे जो सियासत शुरू हुई है, वो कश्मीर के सच को दबाने की जो कोशिश चल रही थी 30-32 साल से, वो सच जब सामने आया है तो प्रतिक्रियाएं भी होंगी। लेकिन ये प्रतिक्रियाएं अभी खत्म नहीं हुई है, ये प्रतिक्रिया आगे भी होगी, चर्चा भी आगे होगी, और ये चर्चा खत्म तब होगी जब कश्मीर के हिंदू जो कि कश्मीर से निकल करके बाहर भटक रहे हैं और अपने घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं, सरकार उनके लिए कोई रास्ता तय करेगी, उनके लिए कोई योजना बनाएगी और उन्हें वापस अपने कश्मीर में अपने घर में रहने के लिए सुविधाएं देगी, और वो रास्ता तय करेगी कि ये कश्मीरी पंडित, ये कश्मीरी हिंदू जो है वो कैसे वापस कश्मीर में जाए और अपनी संपत्ति और अपनी जगह अपने घर में जाकर के रहना फिर से शुरू करें। तब तक ये चर्चा यूं ही चलती रहेगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।